हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारी पहली बुक है उसका करेंगे शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। आज से कोरोना पीरियड से पहले ये चैप्टर सिर्फ शीत युद्ध हुआ करता था, शीत युद्ध का दौर। अब इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका पहले थी, लेकिन इस चैप्टर का नेम चेंज हो गया है। बस इतनी सी बात है, कंटेंट सब सेम ही रहेगा, जैसे हम पहले पढ़ते थे वो भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब चलते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स का शेयर भी ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी कर दो ऐसी ही वीडियोस के लिए। अब हम सबसे पहले जब शीत युद्ध की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्यूबा मिसाइल संकट से हमारा चैप्टर शुरू होता है। इसके बाद मैं आपको शीत युद्ध के बारे में बताऊँगी थोड़ा सा। क्यूबा सोवियत संघ का सहयोगी था, मतलब कि एक देश की तरह था, ये कोई सोवियत संघ का पार्ट नहीं था। उसने इसे राजनयिक और वित्तीय सहायता प्राप्त की थी, यानी कि सोवियत संघ ने इसको राजनयिक और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त की थी ताकि ये अपना विकास कर सके। अप्रैल 1961 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने नेता चिंतित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका कम्युनिस्ट शासित क्यूबा पर आक्रमण करेगा और उसके राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, अब यहाँ पे फिदेल कास्त्रो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। उनको उखाड़ फेंकेंगे, यानी कि साफ साफ कहा यह जा रहा है कि सोवियत संघ को डर ये था कि कहीं क्यूबा पे अमेरिका का यूएसए का कब्जा ना हो जाए। 1962 में सोवियत संघ की नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को, जो सोवियत संघ के जो नेता थे उस समय 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूसी बेस में बदलने के लिए परमाणु मिसाइलें रखी, यानी कि इन्होंने परमाणु मिसाइलें रख दी, तो इसीलिए इसका क्या नाम हो गया? क्यूबा मिसाइल संकट। 3 हफ्ते बाद अमेरिकियों को इसके बारे में पता लगा। कितने टाइम लग गया उनको पता लगने में कि सोवियत संघ ने यहाँ पे मिसाइल दी? 3 हफ्ते। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके सलाहकारों ने पूर्ण पैमाने पर परमाणु युद्ध से बचने के लिए एक समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन वे क्यूबा से मिसाइलें और परमाणु हथियारों को हटाने के लिए क्रुश्चेव पर प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। कैनेडी ने अमेरिकी युद्धपोतों को यूएसएसआर को चुनौती देने के तरीके के रूप में क्यूबा जाने वाली किसी भी सोवियत संघ को जहाज रोकने का आदेश दे दिया, यानी कि सोवियत संघ यूएसए ने यूएसएसआर के जितने भी जहाज क्यूबा में जाते थे उनको जाने में रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि यूएसएसआर ने यानी कि सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइलें लगा दी थी, जिससे कि यूएसए को चिढ़ थी कि नहीं लगानी चाहिए थी उन्हें ये मिसाइलें, लेकिन उन्हें ये लगा दी थी मिसाइलें, तो इसलिए उन्होंने उनके जहाज रोके जो क्यूबा की तरफ जा रहे थे। क्यूबा मिसाइल संकट एक उच्च बिंदु था जिसे शीत युद्ध के रूप में जाना जाने लगा, यानी कि शीत युद्ध की अगर हम प्रारंभ करें तो क्यूबा मिसाइल संकट से ही शीत युद्ध का प्रारंभ माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा, तनाव और टकराव की श्रृंखला से संदर्भित था, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट के कारण ही शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इसी कारण यूएसए और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, तनाव और टकराव की स्थिति पैदा हुई। आई होप कि आपको क्यूबा मिसाइल संकट में क्लैरिफिकेशन हो गया होगा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं शीत युद्ध। अब सबसे पहले हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक क्या है? शीत युद्ध का दौर। तो हम सबसे पहले शीत युद्ध के बारे में जान लेते हैं कि शीत युद्ध है क्या। आपने एक युद्ध पढ़ा होगा क्योंकि दो देशों के बीच में कोई युद्ध हो रहा है, जिसमें मिसाइलें हैं, तलवार है। पहले ज़माने में तलवारों से लड़ाई होती थी, अब परमाणु बम हो गए, उससे बीच में बंदूकें चली थी, तोप थे। लेकिन अब जो है शीत युद्ध कैसा है? ये युद्ध कैसा है? शीत मतलब कि थोड़ा ऐसा थोड़ा कि बर्फ़ में लड़ रहे हैं, नहीं। इसका मतलब है शीत युद्ध विचारधाराओं का युद्ध था। एक थी अमेरिकी विचारधारा, एक थी सोवियत संघ की विचारधारा। अमेरिकी विचारधारा थी पूंजीवादी और सोवियत संघ की थी समाजवादी या साम्यवादी का, दोनों एक ही बात होती है। देखो इसमें लिखा हुआ है अमेरिका ने उदार लोकतंत्र और पूंजीवादी की विचारधारा का पालन किया, जबकि यूएसएसआर ने समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा का समर्थन किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस के नेतृत्व में, यानी कि जो ये है अमेरिका, जो 4 राष्ट्र है अमेरिका यानी कि यूएसए, सोवियत संघ, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके नेतृत्व में मित्र राष्ट्र, इनको मित्र राष्ट्र भी कहा जाता है, देशों की सेना द्वारा जर्मनी, इटली, जापान, जो कि ध्रुवीय शक्तियाँ थी जिनको ध्रुवीय राष्ट्र भी कहते हैं। कौन कौन सी? जर्मनी, इटली और जापान। शक्तियों की हार के साथ समाप्त हुई, यानी कि इन्होंने इन तीनों देशों को, इन 4 मित्र राष्ट्र ने मिलकर ध्रुवीय राष्ट्र को हरा दिया। इसे शीत युद्ध की शुरुआत को चिन्हित करते हैं, यानी कि शीत युद्ध की
क्यूबा मिसाइल संकट बाद में हुआ। शीत युद्ध की शुरुआत कब हो गई थी? जब मित्र राष्ट्रों ने ध्रुवीय राष्ट्रों को पराजित किया, उसी समय से शीत युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापानी शहरों हिरोशिमा नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए। मतलब कि साफ साफ कहना ये चाहता है कि यूएसए विश्व में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, जबकि अमेरिका को पता था कि जो जापान है वो सरेंडर करने वाला है, यानी कि आत्मसमर्पण करने वाला है। लेकिन यह जानते हुए भी उन्होंने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया 1945 को। ठीक है, तो इसका क्या कारण निकलता है? इसका कारण ये निकलता है कि जो यूएसए है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। अमेरिका के इस फैसले की आलोचना और समर्थन दोनों ही किया, यानी कि अमेरिका के इस फैसले की आलोचना भी की गई और समर्थन भी किया गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति परिणाम वैश्विक मंच पर 2 शक्तियों का उदय था। 2 शक्ति कौन कौन सी? यूएसएसआर और यूएसए। समझ में आया? 2 शक्तियाँ थी, ये 2 महाशक्तियाँ थी उस समय। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए सोवियत संघ पृथ्वी पर कहीं भी घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। लेकिन शीत युद्ध महान शक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता का एक तीव्र रूप से बावजूद एक ठंडा बना रहा, यानी कि इसमें लड़ाई तो हो रही थी दोनों में, लेकिन ये ठंडा बना रहा। ठंडा बना रहने का मतलब कि इन्होंने किसी भी युद्ध लड़ने के लिए भी किसी भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने सिर्फ हथियारों की होड़ थी कि उसके पास अगर उसे 2 मिसाइलें खरीदे तो मैं 4 खरीदूंगा, उसने 4 खरीदे तो मैं 6 या 8 खरीदूंगा। बस ये एक कंपटीशन था उनके अंदर। आई बात समझ में? इसमें ये शीत युद्ध का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि एक आम युद्ध होता है जिसमें खून खराबा होता है, हथियारों से वार किए जाते हैं, ये नहीं था इसमें ये था कि उसके पास क्या क्या शक्तियाँ, उन्होंने कैसे अपनी शक्तियाँ बढ़ाई हैं। दोनों के देशों के बीच में शक्तियों का प्रदर्शन हो रहा था, हथियारों की होड़ थी सिर्फ। निरोध के तर्क का यह अर्थ है कि दोनों पक्षों के पास किसी हमले का जवाब देना और इतना विनाश करने की क्षमता होती है, कोई भी युद्ध शुरू करने का जोखिम नहीं उठा सकता। 2 महाशक्तियों और उसके सहयोगियों से तर्क संगत और जिम्मेदार अभिनेताओं के रूप में व्यवहार करने की अपेक्षा की गई थी। आई होप कि वो शीत युद्ध क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 2 शक्ति ब्लॉकों का उदय। 2 शक्ति ब्लॉकों का अर्थ यहाँ पे ये है, 2 शक्ति यानी कि यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, और नेक्स्ट है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 2 शक्तियाँ हैं। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया यानी कि मध्य पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी कि सीटो और केंद्रीय संगठन सेंटो नामक एक गठबंधन प्रणाली का निर्माण किया। इसमें एक नाटो प्रणाली ऐड होकर रह गई है, वो भी थी। सबसे पहले नाटो का ही हुआ था 1949 में। तो सबसे पहले नाटो संगठन ये भी सैन्य संगठन था, तो इसमें भी कई देश शामिल थे, जो कि अमेरिका की एक संगठन बनाया गया था अमेरिका द्वारा। उस समय कई नए स्वतंत्र देश अपनी स्वतंत्रता खोने से चिंतित थे। गठजोड़ के भीतर दरारें फूट जल्दी दिखाई देने लगी, यानी जो अभी हाल ही में स्वतंत्र हुए थे, जैसे कि भारत हुआ, श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान तो फिर भी चला गया था बाद में अमेरिकी गठबंधन में इस समय में, लेकिन जो नव स्वतंत्र देश थे उनको अपने भविष्य की चिंता थी कि भाई कभी हम इस पे चले गए तो इस देश से, इस महाशक्ति से हमारे रिश्ते कड़वाहट में बदल जाएंगे, अगर इसमें चले गए तो इससे रिश्ते कड़वाहट में बदल जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए चुनौती थी कि हम किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया 1950 में। ठीक है, छोटे देश महाशक्तियों के लिए सहायक थे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि छोटे देश महाशक्तियों के लिए सहायक क्यों थे? इसलिए थे तेल खनिज जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को प्राप्त करने के साधन थे, यानी कि वो लोग जो छोटे देश से जो महाशक्तियाँ हैं वो तेल खनिज ले सकती हैं। ठीक है, और तो महाशक्तियाँ उन छोटे देशों में अपने जासूसी अड्डे बनाकर दुश्मन पे नज़र रख सकती है। ठीक है, और हथियार लॉन्च करने के लिए उनको स्थान मिल जाएगा, कोई मिसाइल लगाने के लिए। आई बात समझ में? तो इसलिए छोटे जो देश थे वो महाशक्तियों के लिए आवश्यक थे। 2 महाशक्तियाँ यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर दुनिया के, इसीलिए छोटे देशों की मदद के लिए फैसला लिया। ठीक है, इन छोटे राज्यों को अपने स्थानीय प्रतिद्वंदियों, ज़्यादातर क्षेत्रीय पड़ोसियों के खिलाफ सुरक्षा, हथियार और आर्थिक सहायता का वादा मिला। यानी कि महाशक्तियों ने छोटे राज्यों को यह वादा दिया कि हम तुम्हारे पड़ोसी देशों से भी रक्षा करेंगे। आई बात समझ में? इसलिए जो छोटे जो देश हैं वो महाशक्तियों के साथ इसीलिए शामिल हो गए। ठीक है, ताकि उनको यह था कि अगर एक शक्ति के भी पास हम लोग रहेंगे ना तो अभी दूसरी शक्ति से अपने आप ऑटोमेटिकली सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन ये होगा कि उस दूसरी शक्ति से
उनके रिश्ते कड़वाहट में बदल जाएंगे, यानी कि दुश्मनी हो जाएगी, वो दुश्मनी मोड़ ले लेंगे सीधा सीधा। पहला विभाजन यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इस प्रकार पश्चिमी गठबंधन के रूप में जाना लगा। ठीक है, पश्चिमी गठबंधन आपको पता ही है, नाटो, और पूर्वी गठबंधन वार्सा पैक्ट। ठीक है, पश्चिमी गठबंधन ने खुद को एक संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO, जो कि पश्चिमी गठबंधन था, 1949 में अस्तित्व में आया, यानी कि अप्रैल 1949 में इसका गठित हुआ। नाटो ने घोषणा की कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में उनसे किसी एक पर शस्त्र हमला, अगर किसी नाटो के किसी एक सदस्य देश पे भी अगर कोई देश हमला कर देगा तो वो ऐसा समझा जाएगा कि नाटो के सभी देशों पे हमला हो गया और वो सभी देश मिलकर उस देश से बदला लेंगे। ठीक है, तो ये थी इनकी पॉलिसी सबसे बड़ी। पूर्वी गठबंधन, जिसमें वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है, का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, इसका सिद्धांत यूरोप में नाटो की सेनाओं का मुकाबला करना था। ठीक है, ये नाटो के अपोजिशन में बनाया गया था सोवियत संघ के दौरान। उन्होंने सोचा कि मैं बोल रही हूँ ना कि होड़ थी, शस्त्रों की होड़ थी, नीतियों की होड़ थी, विचारधाराओं की प्रतिस्पर्धा थी। तो इसी वजह से नाटो, अगर यूएसए ने नाटो का गठन किया है तो सोवियत संघ को भी तो किसी जगह गठन करना था, तो इसलिए उन्होंने 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन किया। अब आता है शीत युद्ध के दायरे कि शीत युद्ध कहाँ कहाँ तक पहुँचा। शीत युद्ध के क्षेत्र उन क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जहाँ संकट और युद्ध हुआ या गठबंधन प्रणालियों के बीच होने की धमकी, लेकिन कुछ सीमाओं पर पार नहीं। शीत युद्ध कई शूटिंग युद्धों के लिए भी जिम्मेदार था। दो महाशक्तियाँ कोरिया यानी कि 1900 कोरियाई युद्ध, बर्लिन की दीवार, कांगो संकट, ये जितने भी है ना, कोरियाई संकट, बर्लिन की दीवार का संकट, कांगो संकट, ये उस दशक की जब भी शीत युद्ध चल रहा था तब का है ये। ठीक है, तो इसीलिए ये सब संकट जो है शीत युद्ध के दौरान हुए थे। जो नाम है यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे। कोरिया के बीच मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता का, जो कोरिया के संकट में वो जवाहरलाल नेहरू ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी और कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूएसए और यूएसएसआर ने कुछ प्रकार के परमाणु और गैर परमाणु हथियारों को सीमित करने या समाप्त करने का सहयोग में निर्णय लिया। अब इन्होंने पहले तो खुद बनाए गए परमाणु हथियार, लेकिन इनको थोड़ी समझ में आई बाद में कि ये जो है हमारे लिए हमारे जीवन को समाप्त करने के लिए हथियार बनाए गए हैं, इनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो अभी ख़त्म तो किए जा नहीं सकते परमाणु हथियार। ठीक है, अगर ख़त्म होंगे तो ये विनाश ही लेकर आएंगे। अगर हमको ऐसे ख़त्म भी कर देते हैं तो ये विनाश लेकर आएंगे। तो इसलिए इन्होंने परमाणु हथियारों को या फिर गैर परमाणु हथियारों को सीमित करना चाहा। इसे निशस्त्रीकरण भी कहते हैं। दोनों पक्षों ने एक दशक के भीतर 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जैसे कि पहला था LTBT, फिर NPT और ABMT। जो LPT की फुल फॉर्म है वो सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि कोई भी परमाणु का परीक्षण नहीं करेगा, और दूसरी परमाणु अप्रसार संधि जिसे NPT कहते हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, जिसे कोई भी मिसाइल अब और नहीं बनाएंगे, जिसके पास है वो अपनी बनाए रखे, और जो आने वाले जो देश है, जो विकासशील देश है, वो अब कोई भी परमाणु किसी भी तरह का नहीं बनाएगा, क्योंकि इससे जो है ये सिर्फ विनाशकारक होते हैं, इससे सिर्फ मानव जाति समाप्त होने का खतरा रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव उपनिवेशवाद देशों के लिए चुनौतियां आर्थिक रूप से अधिक विकसित होने और अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की थी। ठीक है, जो नए उपनिवेश मतलब कि जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, जो देश मतलब कि अभी अभी आज़ाद हुए थे, उनकी क्या चुनौती थी, उनको क्या चैलेंजेस थे कि उन्हें आर्थिक रूप से विकसित होना है, बहुत अधिक विकसित होना है, जैसे कि विकसित देश हो चुके हैं, उनको गरीबी से भी बाहर निकालना, क्योंकि जो अभी नव स्वतंत्र जो देश थे उनके यहाँ पे गरीबी बहुत थी, जिसके कारण उन्हें वहाँ से निकलना था। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति यानी कि NIEO का विचार इसी प्राप्ति के साथ उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो इन्होंने अंगटांट की स्थापना की, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आउट ऑफ रिपोर्ट इन 1972 में इसको इंटाइल किया गया, और उसका मतलब की था कि
टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी, यानी कि नए व्यापार की जो पॉलिसी और विकास के लिए जो रेट के आधार पर थी। ठीक है, गुटनिरपेक्षता का स्वरूप, यानी कि हम ना तो पहले दुनिया के देशों के साथ रहेंगे ना ही दूसरी दुनिया के क्षेत्र। जो पहली दुनिया के क्षेत्र है वो अमेरिका यूएसए के साथ थे, और जो दूसरी दुनिया के थे वो सोवियत संघ के साथ थे। जो गुटनिरपेक्ष वाले देश थे वो ना तो पहली दुनिया के साथ थे ना ही सोवियत संघ के साथ थे। तो आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व देने के लिए बदल दिया, जैसे परिणाम स्वरूप नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद है क्यूबा मिसाइल संकट ने दो महाशक्तियों अमेरिका और यूरोप सोवियत संघ अर्थात शीत युद्ध के बीच संघर्ष करके पूरी दुनिया को परेशान कर दिया था। वो चाहते थे, उनको हमेशा दुनिया के देशों को यही डर लगा रहता था कि किसी ने भी युद्ध अगर शुरू कर दिया गलती से तो पूरी दुनिया जो तीसरा विश्व युद्ध जो है छिड़ जाएगा। शीत युद्ध का संदर्भ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच प्रतियोगिताओं और तनावों और टकरावों की श्रृंखला थी। ठीक है, मतलब कि दोनों देशों के बीच प्रतियोगिता लगी हुई थी कि किसके पास ज़्यादा हथियार है, किसके पास ज़्यादा पैसा है, ये सब। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ, जब अमेरिका ने सोवियत संघ को चेतावनी देकर कूटनीतिक तरीके से जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया। दोनों शक्तियाँ, अभी हमें रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन चल रहा है ये। दोनों शक्तियाँ विश्व को बड़े पैमाने पर विनाश से बचाने के लिए युद्ध शुरू करने के लिए अनिच्छुक हो गई, क्योंकि वे इस बात से अवगत थी कि इसके लिए केवल राजनीतिक उद्देश्य नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है कि उनके प्रभाव क्षेत्रों के विस्तार के लालच ने दुनिया को गठबंधनों में विभाजित कर दिया। अमेरिका ने नाटो, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो का निर्माण किया। सोवियत संघ ने पूर्वी गठबंधन बनाया, जिसे वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 7 छोटे राज्यों ने अपने स्थानीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सुरक्षा, हथियार और आर्थिक सहायता का वादा पाने के लिए तो गठबंधन किया। ठीक है, वही चीज़ अभी रिपीट हो रही है। महाशक्ति ने उन्हें महत्वपूर्ण संसाधन तक पहुंच हासिल करने, हथियारों और सैनिकों को लॉन्च करने के लिए क्षेत्र, एक दूसरे की जासूसी करने की और आर्थिक सहायता की आवश्यकता की। तो दोनों ने महाशक्ति छोटे राज्यों से मिली, छोटे मतलब कि राज्य का मतलब है देश, छोटे देशों से मिली, और जो देश है वो महाशक्ति से मिले। ठीक है, तो इनका यही कारण, मतलब जो आधार था वो यही था कि महत्वपूर्ण संसाधनों की पहुँच हो सके, हथियार हासिल कर सके, सैनिक लॉन्च करने के लिए क्षेत्र हो, वहाँ से जासूसी कर पाए दुश्मन देश के ऊपर, यानी कि सोवियत संघ अमेरिका पे कर पाए, अमेरिका सोवियत संघ पे कर पाए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद है कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में संकट आने के बावजूद दोनों महाशक्तियों में तर्क संगत और जिम्मेदारी से व्यवहार किया। दोनों महाशक्तियाँ सीमित सभी परमाणु में तथा NPT, LTBT, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, ठीक है, इन संधियों पर हस्ताक्षर करके हथियारों पर नियंत्रण बनाए रखा। ठीक है, और NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के रूप में जाने वाले दो ब्लॉक के बाहर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका ने गैर औपनिवेशिक देशों में शामिल होकर दुनिया भर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए शीत युद्ध संघर्षों को कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ना तो हम सोवियत संघ के पास साथ जाएंगे, ना अमेरिका के साथ जाएंगे। ठीक है, नाम जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो स्थापना हुई थी वो 5 देशों ने की थी। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो ने, भारत के जवाहरलाल नेहरू ने, मिस्र के नेता गमाल अब्दुल नासिर ने, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के क्वामे एनक्रुमा। ठीक है, ये 5 देश थे जिसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना की थी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अधिकांश सदस्यों को सबसे कम विकसित देशों, मतलब कि लो डेवलपिंग कंट्रीज़ के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिन्होंने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि जो अनटार्ड संधि पर हस्ताक्षर किया था, जो 1972 में बनी थी। ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण दे सके, प्रौद्योगिकी पर लागत लगा सके और पश्चिमी बाजार उपलब्ध कर सके ताकि वो अपना सामान बेच सके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो भूमिका है वो बढ़े, तो इसलिए जो है ये अनटार्ड लेके आई थी, ये आर्थिक की तरह था। ठीक है, भारत ने शीत युद्ध के 2 चरणों को में बढ़ने का जवाब मिला। सबसे पहले यह गठबंधन से दूर रहा। ठीक है, जो शीत युद्ध के चरणों में ये तो दोनों गठबंधन से दूर रहा, ना तो ये सोवियत संघ के साथ गया, ना ही अमेरिका के साथ। माध्यमिक रास्ता अपनाया, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था भी अपना लिया और समाजवादी भी। ठीक है, तो इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ना तो इसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ना ही समाजवादी, दोनों ही अर्थव्यवस्था है इसकी। ठीक है, इसने नए उपनिवेशित देशों में गठबंधन का हिस्सा बनने के खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है, क्योंकि फिर ये आज़ाद होते ही है ना किसी एक देश के, या फिर सिर्फ तो अमेरिका के साथ तो अमेरिका के ही अधीन हो जाते, सोवियत संघ के साथ जाते तो सोवियत संघ के अधीन होते। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों में भाग लेने और 2 महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के हितों में सेवा की। ठीक है, इसके बाद भारत की नीति विरोधाभास रोकने के आधार पर आलोचना की गई। 1971 में 20 साल के लिए, हाँ
देखो भारत से ये कहा जाता है कि मतलब कि 1971 में इसने 20 साल यूएसएसआर के साथ संधि कर ली है। ऐसा क्यों करा? क्योंकि वो तो नॉन अलाइनमेंट कंट्री में शामिल था, मूवमेंट में शामिल था, उसको तो ना तो उसके साथ तो सोवियत संघ के साथ जाना था। तो उन्होंने 20 साल की संधि भारत ने इसलिए की थी कि 1971 में बांग्लादेश संकट हुआ था, तो इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश का निर्माण कराया था। तो उस समय हथियार लगे पश्चिमी पाकिस्तान से हमला करने के लिए, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वो पूर्वी पाकिस्तान होता था 1971 से पहले, लेकिन 1971 में उन्होंने बांग्लादेश बन चुका है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने 20 साल की संधि की थी, किससे? सोवियत संघ से। ऐसा कहा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी प्रासंगिकता यानी कि उपयोगिता खो दी। उपयोगिता कैसे खो दी? कि अब वो जो है उसने यूएसएसआर का हाथ मतलब कि पीछे से हाथ मिला लिया हो, ठीक है। तो मतलब कि कहा जाता है कि अभी ये गुटनिरपेक्ष नहीं रहा, अभी इसने एक देश का साथ अपना लिया है, वो यूएसएसआर का। तो इसलिए इसकी इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी उपयोगिता खो दी है। और नॉन अलाइनमेंट कंट्री मौजूदा असमानताओं को दूर करने में, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने में के संकल्प पर आधारित थी, और गरीब और छोटे देशों को किसी बड़ी शक्ति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि अब हम खुद अपना हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमको बढ़ाने के लिए किसी बड़ी महाशक्ति की ज़रूरत हमें नहीं है। इसकी बजाय वे एक स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं, ठीक है। ये मूल्य नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को आज के परिदृश्य में भी प्रासंगिक बनाते हैं, क्योंकि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में खड़ा रहा। यानी कि जब दो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के चुनाव का जब प्रश्न उठा था, तो इन्होंने तीसरी दुनिया का निर्माण कर दिया नॉन अलाइनमेंट कंट्री का, दोनों से बचने के लिए, ताकि ये दोनों कहीं दोस्त बन के रहे, ना तो दोनों के दोस्त बने ना दोनों के दुश्मन बने। इन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके मेन पॉइंट्स और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। एमसीक्यू हो सकता है, जैसे कि तो एमसीक्यूज़ होंगे जिसका जिसका मतलब कि 2-3 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।